सिंगल फेस इंडक्शन मशीन। जो सिंगल फेस इंडक्शन मशीन होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब सेम जैसे हम लोगों ने वर्कआउट किया था थ्री फेस इंडक्शन मशीन में रोटर पे, यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायरल केज टाइप यूज़ किया था, तो यहाँ का रोटर भी हम लोग स्क्वायरल केज टाइप का यूज़ करते हैं। या फिर हम लोग आप जैसे हम लोगों ने यूज़ किया था ना वाउंड रोटर, उस तरीके का रोटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं स्टेटर की, तो स्टेटर में हम लोगों ने थ्री फेज़ में किया गया था, यहाँ पे स्लॉट्स क्रिएट किए थे। हम लोग करेंगे क्या, ये सारी जो वाइंडिंग्स है सबको उठा के एक साथ जोड़ देंगे सीरीज़ में, बस इतना डिफरेंस है। उसमें हम लोगों ने थ्री फेज़ में पहले 120 120 120 किया था, फिर 60 60 किया था, 60 60 में आमने सामने को सीरीज़ में जोड़ा था। यहाँ पे सबको उठा के सीरीज़ में जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वर्कआउट है इसमें, जैसे ये रोटर है आपका और ये आपका स्टेटर है, तो यहाँ से यहाँ इसके सरकमफ्रेंस की बात करें तो ये जो लीनियर फॉर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे सिंगल फेस सप्लाई जा रही है, तो सिंगल फेस ऐसे चलेगा। तो इसके अंदर है ना, ये आपका स्टेटर है। तो देखिए जैसे हमने वहाँ पे पाथ लिया, तो देखिए पाथ हाफ साइकिल के लिए तो यहाँ तक आया, फिर हाफ साइकिल के रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो हाफ साइकिल में जो फ्लक्स है वो इधर चलता है, उसको मान लेते हैं फॉरवर्ड फ्लक्स। और हाफ साइकिल में जो फ्लक्स है वो इधर चलता है, उसको मान लेते हैं बैकवर्ड। ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड, क्योंकि जो फ्लक्स है इसके हिसाब से आपका टॉर्क होगा, तो दो टॉर्क होंगे यहाँ पे, फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क। क्योंकि दोनों टॉर्क सेम होंगे, फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क दोनों सेम होंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर जो रोटर होगा उस पर नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये रोटेट नहीं करेगा। अब रोटेट कराने के लिए सीधा फंडा ये है, या तो आप इधर वाले फ्लक्स को कम कर दीजिए तो ये इधर चलने लगेगा, इधर वाले फ्लक्स को कम कर दीजिए तो ये इधर चलने लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। तो इसमें हम दो फ्लक्स मानते हैं, उनको वेक्टर के फॉर्म में मान लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फ्लक्स हैं, ठीक है, और इधर अभी चल रहे हैं। तो अगर ये 5/2 है, फ्लक्स की वैल्यू 5/2 है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा 5 इस साइड, ठीक। थोड़ी देर के बाद ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो थोड़ी देर के बाद मान लो ये थीटा एंगल पे इधर आ गया, थीटा पे ये इधर आ गया, ये 5/2, ये 5/2। तो इसका कंपोनेंट अगर इधर वाला लोगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 कॉस थीटा, और इधर से 5/2 कॉस थीटा, टोटल कितना हो जाएगा 5 कॉस थीटा। और इसका जो साइन कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद दोनों इधर परपेंडिकुलर आ जाएंगे, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5/2 इधर 5/2 इधर, कितना हो जाएगा फ्लक्स, ज़ीरो। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये अपोजिट चलेंगे, थीटा थीटा 5/2, और 5/2 वेक्टर है तो माइनस मान लिया हमने, तो कितना हो जाएगा, इसी तरीके से आएगा, -5/2 कॉस थीटा इधर, -5/2 कॉस थीटा, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा -5 कॉस थीटा। अब थोड़ी देर के बाद ये वेक्टर एक जैसे हो जाएंगे, यानी एक ही डायरेक्शन में, 5/2 और ये 5/2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ से देखिए फ्लक्स यहाँ से चला था 5 से, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो मान के चलते डबल जो फील्ड है वो रिवॉल्व कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपका हो गया फंडामेंटल, ये सिंगल फेस इंडक्शन मशीन
सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर दो अपोजिट टॉर्क क्रिएट होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है ड्यू टू सिंगल फेज सप्लाई, और यहाँ पर इसी को हम डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से समझा रहे हैं। इसलिए ये आपका सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। सेल्फ स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो अब उसके लिए बात कर लेते हैं। तो पहला जो तरीका है इसको स्टार्ट करने का, ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेथड। ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेथड। तो करते क्या है, यहाँ पे हमारी ये जो वाइंडिंग है इसको बोलते हैं मेन वाइंडिंग। ये आपकी मेन वाइंडिंग। यहाँ पे आपका होता है रोटर। अब क्योंकि यहाँ पर एक फ्लक्स इधर है, एक फ्लक्स इधर है, तो हमें क्या करना है, इस फ्लक्स को डिस्टर्ब करना है। डिस्टर्ब करने के लिए हमें फेज़ डिफरेंस बनाना पड़ेगा। फेज़ कैसे डिफरेंस हो सकता है? अगर हम दो डिफरेंट डिफरेंट कॉइल ले लें, अलग अलग लेंथ की, अलग अलग एरिया की, अलग अलग थिकनेस की, तो क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच के रिएक्टेंस अलग अलग हो जाएंगे। ये स्विच है, और जो स्विच होता है इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जब सप्लाई गई तो इसको दो पाथ मिले, एक इधर एक इधर, तो एक फ्लक्स इसके थ्रू चल जाता है, एक फ्लक्स इसके थ्रू चल जाता है। क्योंकि दोनों फ्लक्स में डिफरेंस आ गया तो एक फ्लक्स ज़्यादा एक फ्लक्स कम, और ये क्या काम करेगा, रोटेट करना चालू कर देगा। क्योंकि ये स्विच हम क्लोज करते हैं इसलिए। तो जब रोटेट करना चालू करता है तो ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऐसा स्विच होता है जब रोटेट करता है तो वो ओपन हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो क्या होगा, अब जब ये रोटेट करना चालू कर दिया और ये स्विच ओपन हो गया, अब मेन वाइंडिंग में इधर ये चलना चालू कर दिया तो इधर का फ्लक्स ज़्यादा हो गया या टॉर्क ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, ये इधर रोटेट करना चालू कर देगा। तो ये हो गया आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेथड। दूसरा इसमें होता है कैपेसिटर स्टार्ट मेथड। कैपेसिटर स्टार्ट मेथड, इसमें हम लोग करते क्या हैं, सेम वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर लगा देते हैं बस, और स्विच रहेगा। ये मेन वाइंडिंग, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और ये स्विच, ये आपका कैपेसिटर। यहाँ भी हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग लिख दे रहे हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो देखिए होता क्या है इसमें, ये कैपेसिटर लगा होता है, तो अगर कैपेसिटर हमारे पास लगा है तो उस ब्रांच का जो पावर फैक्टर वो लीड कर जाएगा, यानी वो पावर फैक्टर ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे करंट चलेगी, जब इनपुट देंगे तो एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी। क्योंकि ये स्टार्ट में स्विच क्लोज रहेगा, बंद रहेगा, तो दो फेजेस आ गए, एक फेज़ ज़्यादा होगा। अब क्या होगा, ये रोटेट करना चालू करेगा, जैसे रोटेट करेगा ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्योंकि इस कैपेसिटर को सिर्फ स्टार्ट करने के लिए यूज़ करें, इसलिए इसका नाम है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इसका पावर फैक्टर इससे बेटर होगा। तीसरा है कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर रन मोटर में इसमें हम स्विच नहीं लगाते, बस इतना डिफरेंस होता है। तो घर में जो सीलिंग फैन वगैरह होते हैं वो यही वाले होते हैं, इसमें परमानेंटली कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। ये मेन वाइंडिंग, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग, यहाँ पे कैपेसिटर लग गया। तो क्या होगा, जब यहाँ पे सप्लाई देंगे एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा कि इस ब्रांच का जो कैपेसिटेंस है वो है, तो यहाँ का जो पावर फैक्टर है वो लीड करेगा। यहाँ का पावर फैक्टर ज़्यादा होगा तो फेज़ डिफरेंस जो है इधर का लीड करेगा, तो ये आपका रोटेट करना चालू करेगा। और ये स्विच इसमें लगा नहीं है तो ये ऑलवेज जब तक रन करता रहेगा तब तक इस साथ ये स्विच के बिना काम करता रहेगा। नेक्स्ट है कैपेसिटर रन स्टार्ट। इन दोनों का एक साथ लेते हैं फंडामेंटल। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ एक स्विच भी रहेगा और एक कैपेसिटर भी रहेगा परमानेंटली। तो ये कौन सी है, कैपेसिटर रन स्टार्ट। कैपेसिटर रन स्टार्ट। तो कैपेसिटर रन स्टार्ट में क्या है कि हमारे पास दो पैरेलल कैपेसिटेंस हो गए, जब रन करेगा
तो इसका जो पावर फैक्टर है वो इन सबसे ज़्यादा होगा। तो ये वाली जो है, यहाँ से जब सप्लाई आएगी तो सबसे पहले इसको चार्जिंग होगी, फिर एक करंट इधर पे जाएगी, एक करंट अंदर जाएगी, दो फ्लक्स क्रिएट होंगे, एक फ्लक्स ज़्यादा होगा, एक कम हो जाएगा, टॉर्क एक तरफ का ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ का कम हो जाएगा। तो ये रोटेट करना चालू करेगी। जब ये रोटेट करना चालू कर देगी तो क्या होगा, ये स्विच ओपन हो जाएगा और परमानेंटली इस कैपेसिटर के साथ ये वर्कआउट करेगी। अब जो हमारे पास सिंगल फेस मशीन्स होती हैं उनका जो यूज़ है, हम लोग होम अप्लाइंसेस में जैसे फ़ैन में यूज़ करते हैं, है ना, टेबल फ़ैन है उसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग जैसे कि ड्रिलर है उसमें यूज़ करते हैं, ब्लेंडर है उसमें यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये जो सिंगल फेस मशीन है उसको यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं सिंक्रोनस मशीन्स की। तो जो सिंक्रोनस मशीन्स हैं वो होती है आपकी दो टाइप की। सिंक्रोनस मशीन्स सबसे पहले लिख लेते हैं। दो टाइप की, पहला सिंक्रोनस जनरेटर और दूसरा सिंक्रोनस मोटर। तो ये जो सिंक्रोनस मशीन है उनके तो पार्ट ये हो गए। अब जो मशीन के अंदर जैसे जनरेटर या हम मोटर की बात करें, तो जो सिंक्रोनस मशीन है स्पीड के बिहाफ पे तीन तरह की होती है। स्पीड के बिहाफ पे, ठीक है, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड, ठीक है। अब रोटर के बिहाफ पे दो तरह की होती है। पहला सेलिएंट पोल, दूसरा स्मूथ रोटर। तो यहाँ पर जो मेन फंडामेंटल है वो स्टेटर का है और सेम स्टेटर जैसे हम लोगों ने थ्री फेस इंडक्शन मशीन में यूज़ किया था वही लेंगे। तो पहला स्टेटर की बात करते हैं ना जनरेटर में। सेम एज थ्री फेस इंडक्शन मशीन, याद होगा। ऐसे लिया, फिर इन सब पे कॉइलिंग कर दी। कॉइलिंग करने के बाद 120 120 120 ब्रेक किया डिग्री को, फिर 60 60 ब्रेक किया और आपस में सबको जोड़ दिया, ठीक है ना। जोड़ने के बाद कितने टर्मिनल्स आए थे, तीन टर्मिनल्स आए थे। यहाँ तक क्लियर। अब मान लीजिए इसके पोल्स भी हैं और अगर हम इसमें सप्लाई दें, इंडिया में 50 हर्ट्ज़ यूज़ करते हैं, तो अगर हम मान लो 50 हर्ट्ज़ दे रहे हैं तो हमें इसकी क्या पता है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ पता है। पोल्स अगर हमें पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, एन एस कितना आ जाएगा 120F/P। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 8 पोल की मशीन है, मान लीजिए 8 पोल है तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 750 RPM। इसका मतलब क्या है कि इसका जो रोटर है वो उतने से घूमना चाहिए, पहली चीज़। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर हम जो भी रोटर लगाएंगे उसको घुमाएंगे किससे, इससे, ठीक। या जो भी पोल होगा उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर अंदर हम क्या लेते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं। मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये हम सेफ्ट पे लगाते हैं। मान लीजिए ये सेफ्ट है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ। अब क्या होगा, इसको घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे, किससे घुमाएंगे, टरबाइन से घुमाएंगे, क्योंकि ये जनरेटर है तो हमें क्या देना पड़ेगा, मैकेनिकल इनपुट, है ना। यानी इसको हमें घुमाना है। ये हमने कोई सप्लाई नहीं दी है, सिर्फ इसको घुमा रहे हैं। जब इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होगी, यहाँ पे कट होगी। ये आमने सामने वाले फेज़, ऐसे जब ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे फ्लक्स कट होगा, यहाँ फ्लक्स कट होगा, फिर यहाँ कट होगा, यहाँ कट होगा। यानी ये जब रोटेट करेगा तो इन सब में फ्लक्स कटेगा, फ्लक्स कट करेगा तो यहाँ पे क्या जनरेट होकर मिलेगा, ईएमएफ। यहाँ पे हमको ईएमएफ मिलेगा। अब
क्योंकि हमने डिफाइन पहले कर दिया है, मान लीजिए इसके पोल है कितने, 8 पोल हैं, तो इसका जो रोटर हमें घुमाना पड़ेगा वो कितने से घुमाना पड़ेगा, 750 से। क्यों घुमाना पड़ेगा, क्योंकि एन एस इसकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 750 है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे ये वोल्ट 2 वोल्ट मिल रहा होता, तो इतनी मेहनत करने के बाद हमको 2 वोल्ट मिल रहा है। अब वोल्टेज कैसे बढ़ा सकते हैं, स्पीड हम बढ़ा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि इसकी सिंक्रोनस स्पीड 750 है, 750 से ना ज़्यादा कर सकते हैं ना कम, ये 750 से घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या फंडामेंटल आएगा, यहाँ का जो मैग्नेटिक पावर वो हम लोग बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग आयरन पीस यूज़ कर लें, जैसे हम लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ा था। आयरन पीस यूज़ करें और उसमें दे दें डीसी सप्लाई। पहले हम स्टेटर बना लेते हैं। ये सब आपस में कनेक्टेड रहेगा, 3 फेस का ये बन जाएगा। तो हम करते क्या, यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरीके का सामने दिखने वाला एक पोल लिया और इस पे सिंपल वायर रैप कर दिया और यहाँ पे डीसी सप्लाई दे दी। तो जब डीसी सप्लाई देंगे तो यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ साउथ पोल बनेगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू बदलोगे, इसका पावर जो है वो बदलेगा। स्पीड वही है, इसी स्पीड से घूम रहा, लेकिन हम इसकी मैग्नेटिक पावर चेंज कर लेंगे। जैसे जैसे इसकी मैग्नेटिक पावर बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ का वोल्टेज हमको ज़्यादा मिलता चला जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आया है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेलिएंट पोल स्ट्रक्चर, सेलिएंट पोल रोटर। फ्रंट से आप देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, जैसे फ्रंट व्यू टॉप व्यू होते हैं ना, वैसे ही फ्रंट से ऐसे दिखेगा। इसी को अगर हम चाहें तो और भी पोल क्रिएट करा सकते हैं, है ना। तो ये आपका कहलाता है सेलिएंट पोल स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम वाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाइंडिंग कर सकते हैं। इन सबको आपस में जोड़ के कितने टर्मिनल लाएंगे, सिर्फ 2। और इसमें कौन सी सप्लाई देंगे, डीसी, यानी हम डीसी इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। और डीसी इनपुट दे के इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। क्यों घुमा रहे हैं, क्योंकि जनरेटर है तो हमें इसमें क्या देना पड़ेगा, मैकेनिकल पावर। तो जब ये घूमना चालू करेगा तो यहाँ पर जो कंडक्टर्स हैं उन सब में फ्लक्स कट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो ये मेन फंडामेंटल हो गया किसका, आपका सेलिएंट पोल रोटर का। अब जो स्मूथ रोटर होता है वो क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर जैसे हम लोगों ने डीसी का लिया था रोटर का। ठीक है, अब यहाँ पर कॉइल बनाई, 2 टर्मिनल लिए, कॉइल बनाई, 2 टर्मिनल लिए, कॉइल बनाई, 2 टर्मिनल लिए, और सबको आपस में सीरीज में जोड़ कर डीसी सप्लाई दे दी, बस। तो क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे देखें तो यहाँ पर इस तरीके के प्रोजेक्शंस और बीच में कॉइल्स, तो क्या होगा यहाँ पे, ये सब ऐसे कॉइल फिलअप रहेगी। तो देखिए ये जो गैप है सबका वो लगभग एक जैसा दिखेगा, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं स्मूथ रोटर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैप देखिए कम है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे गैप कम है, यहाँ गैप ज़्यादा है। तो ये है स्मूथ रोटर। और ये कौन सा है, सेलिएंट पोल, सेलिएंट पोल। और ये कौन सा है, स्मूथ रोटर। इसकी स्पीड हाई होती है क्योंकि इसमें जो हवा है, विंडेज है, उसका फ्रिक्शन कम रहेगा, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा, इसलिए लो स्पीड और मीडियम स्पीड में यूज़ करते हैं, हाई स्पीड में हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं जनरली। अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं सिंक्रोनस मोटर। तो जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, जैसे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर अपने आप स्टार्ट नहीं होती है,
वैसे ही सिंक्रोनस मोटर अपने आप स्टार्ट नहीं होती है। मान लीजिए हमारा जो ये वाला स्ट्रक्चर है आउटर, वो तो सब में सेम है, जनरेटर में भी सेम है ना, और मोटर में भी सेम है। तो ये 3 टर्मिनल्स ही आ गए। जब सिंक्रोनस मोटर होती है तो हम लोग इनपुट देते हैं यहाँ पे, कौन सा, 3 फेज AC क्या रहेगा, इनपुट। ठीक है, और क्या इनपुट रहेगा, DC इनपुट। और आउटपुट में क्या रहेगा, मैकेनिकल पावर, यानी घूमेगा, मैकेनिकल पावर। ये मोटर की बात थी। जनरेटर में हम लोगों ने क्या दिया था, DC इनपुट, है ना, क्या दिया था, DC इनपुट। और क्या दिया था, मैकेनिकल इनपुट। और आउटपुट क्या आया था, AC आउटपुट आया था। ठीक है, आउटपुट क्या आया था, AC आउटपुट आया था। यहाँ पे हम AC और DC दोनों देंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमने DC दे दी और यहाँ पे AC दे दी। तो होगा क्या, यहाँ पर जो इसके सामने की कॉइल है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए नॉर्थ पोल है, तो क्योंकि आमने सामने की कॉइल आपस में कनेक्टेड होती है तो ये क्या बनेगी, साउथ पोल। और मान लीजिए मैग्नेट है ना, क्योंकि सप्लाई दी, तो ये नॉर्थ और ये साउथ। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में नॉर्थ नॉर्थ को धक्का देगा, साउथ साउथ को धक्का देगा। मान लीजिए ये इधर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये ऐसे। हाफ साइकिल के बाद ये क्या बदल जाएगा, साउथ में, और ये नॉर्थ में। तो अब इसको क्या करेगा, ये वापस खींचेगा, यानी पहले ये इसको धक्का मारेगा और हाफ साइकिल में इसको खींचेगा, फिर हाफ साइकिल में धक्का मारेगा, फिर हाफ साइकिल में खींचेगा। तो एक साइकिल में इसका टोटल जो टॉर्क है वो रहेगा 0, इसलिए ये अपने आप रोटेट नहीं करेगा। फिर से चाहे तो समझ लीजिए, देखिए जैसे यहाँ पे एक फेज़ रहेगा, यहाँ पे दूसरा फेज़ रहेगा, तीसरा फेज़ यहाँ पे रहेगा। तो मान लीजिए पहला जो फेज़ है आमने सामने का, यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है और ये साउथ पोल क्रिएट हो रहा है। तो नॉर्थ नॉर्थ को धक्का मारेगा, साउथ साउथ को धक्का मारेगा, ये इधर घूमेगा। हाफ साइकिल में ये बदल जाएगा, ये इसको वापस खींच लेगा। तो नेट जो टॉर्क है वो रहेगा 0। फिर अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये बढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन अगर हम कुछ इसमें टेक्निक लगा के इसको हाफ साइकिल से पहले, यानी जो हाफ साइकिल होगी वो कितने, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, तो टाइमिंग कितना हो जाएगा, 0.02 सेकेंड। यानी 0.01 सेकेंड के बाद में ये यहाँ ना रहे, ये इसको छोड़ के दूसरे पोल पे शिफ्ट हो जाए, तो ये चल जाएगा। तो इसके लिए लोग करते क्या हैं, एक टेक्निक होती है इसमें यूज़ करते हैं पोनी मोटर। पोनी मोटर क्या होती है, एक छोटी सी मोटर होती है जो यहीं पे लगा देते हैं। तो क्या काम करती है, जैसे हाफ साइकिल होता है यानी इतना टाइम होता है, वो तुरंत क्या करती है, उसको चला देती है। जैसे चलाती है वो क्या होता है, शिफ्ट होके इस पोल से इस पोल पे पहुंच जाता है। तो ये इसको धक्का मार रहा है, तब तक ये यहाँ खींच लिया, फिर इसने इसको धक्का मारा, फिर ऐसे ये क्या करना है, रोटेट करना चालू कर देगा। तो पहला तरीका है पोनी मोटर से। दूसरा तरीका होता है डैम्पर वाइंडिंग यूज़ करके चलाने के लिए, डैम्पर वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारा ये पोल है, मान लीजिए हमारे पोल ऐसे हैं, तो करते क्या है, इन पे पंच कर देते हैं होल, है ना, आर पार, और इनमें कंडक्टर्स भर देते एक एक, छेद किया आर पार और सब में एक एक कंडक्टर फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद इन सभी कंडक्टर को एक रिंग से जोड़ दिया, ये जो 3 3 दिख रहे हैं इनको हमने आपस में एक रिंग से जोड़ दिया। ऐसे बैक साइड भी जोड़ दिया। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो सेम ऐसे स्क्वायरल केज हो गया, 3 यहाँ पे, 3 फिर यहाँ पे, फिर 3 यहाँ पे ना, 3 3 के हिसाब से ये इस तरीके का बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए एक फंडामेंटल क्या होगा, जब आप यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी तो रोटेट करेगा।
जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा वो क्या काम करेगा, इसके क्रॉस चलेगा। जब इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चलेगा तो क्या होगा, फ्लक्स कट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। इन सब में क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। अब करंट फ्लो करेगी तो इसमें लगेगा टॉर्क। तो इसमें जब टॉर्क लगेगा तो इसको ये इधर खींचेगा, मान लो ये इधर खींचेगा, है ना। और बाहर क्या है, आपका स्टेटर है। ठीक, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है ऐसे करके, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है ये, इन सब में फ्लक्स कट हो रहा है, ईएमएफ जनरेट होगा। क्योंकि हमने माना था, मान लो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ नॉर्थ को धक्का दे रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे एक नया टॉर्क लग गया। उसकी वजह से क्या होगा, ये इधर चल देगा, ये इसको धक्का मारेगा, साथ में ये एक टॉर्क लग गया, तब ये इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब ये दूसरे पे जाएगा तो ये इसको खींचेगा, फिर धक्का मारेगा, फिर तीसरे पे जाएगा, खींचेगा, धक्का मारेगा। तो यहाँ पे दो तरीके के फोर्स आ गए, अट्रैक्शन रिपल्सन और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स कट होने से एक टॉर्क क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे डबल टॉर्क लगता है, इस वजह से इसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी स्पीड आती है सिंक्रोनस स्पीड के बराबर। अब जब सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं तो सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मशीन का यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें फिक्स स्पीड की सप्लाई चाहिए होती है। जो पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे बिजली बनती है, वहाँ पर हम लोग जो सिंक्रोनस जनरेटर है उनका इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मान लीजिए थ्रेड इंडस्ट्री है, धागे वाली इंडस्ट्री है, या कोई ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे हमको कांस्टेंट स्पीड चाहिए, कोई मान लीजिए मिक्सर है या ग्राइंडर है, हमको यूज़ करना है, उसको फिक्स स्पीड पे चलाना है, तो हम लोग सिंक्रोनस मशीन का यूज़ करते हैं।